ईरान के ट्रैप में ट्रंप, सबने छोड़ा साथ। ट्रंप साहब ने सोचा था सुपर पावर है, बॉस है, दादा है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर, सबसे बड़ा विक्रेता, पेट्रोल का डीजल माफ करें तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ताकत में उसके बराबर कोई नहीं, नेटो देशों का सबसे बड़ा सरगना। तो उन्हें लगा था कि वो जैसे चाहेंगे वैसे देश उनके साथ आ जाएंगे। वो एक बार कह देंगे कि चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो सारे लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आएंगे। जब तक अमेरिका और इजराइल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई में नहीं फंसा था, तब तक तो ये हवाई जहाज से, जेट से वहां जहां तहां बॉम्बिंग कर रहे थे। लेकिन मामला जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसने का हुआ, तब ट्रंप ने अपील की नेटो देशों से कि आप सब लोग आए। मैंने 2-3 बार वीडियो में अलग अलग बताया, उनको सब जगह से नो 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 नो। और हालांकि चीन नेटो का हिस्सा नहीं है, उन्होंने, और नेटो और अमेरिका की दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी हैं हर क्षेत्र में। नेटो भी अपने को सुपर पावर, माफ करें, चीन भी अपने को सुपर पावर समझता है, दोनों का कंपटीशन। उन्होंने चीन से भी अपील की थी कि आप भी अपने युद्धपोत भेजो। ये पहले से पता था चीन ऐसा नहीं करेगा। ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन है। चीन 90% तेल ईरान से लेता है, उसी रास्ते से उसका तेल आता है। और ईरान कह भी चुका है कि चीनी जहाज वहां से जा सकते हैं, रशियन जा सकते हैं, जिससे उनकी दोस्ती हो जा सकते हैं। फिर चीन के आने का सवाल नहीं, लेकिन कहा उन्होंने चीन को भी, लेकिन सबने नो किया। तो इस दादा को सब जगह से इनकार मिला। और उसके बाद अब उस दादा के दिमाग में क्या चल रहा है, जलालत हुई, फजीहत हुई, लाचारी दिख रही है। और बार बार अब कह रहा है, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। अब जो ट्रंप ने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल देर शाम, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी आगे कभी पीछे, कभी करे हम सबसे सुपर पावर है, हमें जरूरत नहीं मदद की, कभी मदद मांग रहे हैं। उसको समझने की कोशिश करिए कि इस दादा का क्या हाल हुआ। ट्रंप ने सबने जो नेटो देशों ने बयान दिए, जिन्हें ट्रंप मानते हैं कि ये सब उन पर डिपेंडेंट है, सब हर देश में, नेटो देश जितने हैं सब देश में ट्रंप की 30,000, मतलब अमेरिका की 30,000, 20,000, 40,000 सेना है। लेकिन हर देश ने कहा कि हम आपके साथ ईरान के खिलाफ लड़ाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लड़ने नहीं जा रहे हैं मिस्टर ट्रंप। तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बहुत मुखर हैं, उन्होंने कहा हम अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। साफ साफ ईरान के खिलाफ एक तरफा युद्ध है और 2 देशों और 2 सरकारों ने अपने सहयोगियों के सलाह के बिना शुरू किया। भाई लड़ाई आपने खुद शुरू की, मोर्चा आपने खुद खोल दिया, बॉम्बिंग करने का फैसला आपने यूनिलेटर एक तरफा लिया। और अब जब गर्दन आपकी फंस गई 16वें, 17वें, 18वें दिन, तब आप करो, आप सब आ जाओ, आप सब हमारी मदद करने, रेस्क्यू करने, मदद करने, अपने अपने जहाज लेकर आ जाओ। तो कह रहे भैया हमसे पूछ के किया था क्या? आप तो खुद गए थे दादा बनने, दादा हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है। नेटो देशों की, आपके यूरोपियन देशों की औकात आप मानते नहीं है, फिर अब क्यों ये अमेरिका सबको बुला रहा है? ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है। तो इटली की प्राइम मिनिस्टर ने, जॉर्जिया मेलोनी ने कहा अमेरिका इजराइल के हमलों में हिस्सा नहीं ले रहा है और नहीं लेने का सवाल है। इटली का हिस्सा न ले रहा है, न लेने का इरादा रखता है। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा हम युद्ध में हिस्सा नहीं होंगे। तो ट्रंप साहब के लिए ये सब जगह से बुरी खबर आई। लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री, डिप्टी पीएम, उन्होंने कहा अमेरिका के दबाव में या ब्लैकमेल में आकर इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। साफ साफ कहना कि अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसा मत कहिए कि सैन्य उपकरण लेकर और सैनिक लेकर वहां आ जाएं। जर्मन चांसलर ने कहा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने ट्वीट किया, सैन्य संसाधनों के जरिए खोलने में हिस्सा नहीं लेंगे। मिडिल ईस्ट युद्ध नेटो का मामला नहीं है, इसलिए जर्मनी भी इसमें सैन्य रूप से शामिल नहीं होगा। भाई नेटो का मामला ही नहीं है। नेटो के 32 देश उसके सदस्य, अमेरिका सबसे बड़ा उसका दाता है, फंड देने वाला। 50 साल हो गए, 5 दशक हो गए। और नेटो का मकसद है अपनी सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस। एक देश पर अगर हमला होता है तो नेटो देश मानेंगे उस देश पर हमला हुआ, सब उसके साथ दें। ऐसा पहले हुआ है अफगानिस्तान से लेकर इराक तक में। यहां तो आप अपना जहाज, बम, बारूद और सारे लेकर आप खुद पहुंचे, आपने किसी से पूछा नहीं, आप खुद वहां कूद गए। फिर वही बात है, गर्दन फंस गई, गर्दन निकल नहीं रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नैरो उस लेन में। तो अब आप कह रहे मेरी गर्दन निकालने सब आ जाओ, तो ये कह रहे भैया आप तो पूछ के गए नहीं। उसके बाद कुछ बाइट में दिखाना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रेसिडेंट, मैं बार बार सन की पागल प्रेसिडेंट बोलता हूं, हालांकि इससे बेहतर कोई आपको अगर एडजेक्टिव मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि सन की और पागलपन के लेवल से बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो ये क्या कहते हैं, कल का 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ हिस्से जरा सुनिए, इनकी मनोदशा का अंदाजा लगाइए। They should be jumping to help us because we've helped them for years stay out of war. And if we need their mine boats or if we need
anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us because we've helped them for years stay out of war. And if we need their mine boats or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us because we've helped them for years stay ये out कह of रहे war. हैं And कि if we need, हम माइन जो नेवल माइन होता है, समुद्री माइंस, बेसिकली बारूदी सुरंग हटाने वाले अगर हमें जहाज चाहिए आपके पास है, अगर हमने कहा तो उनको सबको कूद कर जंप करके खुद आना चाहिए देने के लिए कि हाँ ये जहाज है, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। तो बौखलाए साहब क्या क्या बयान दे रहे हैं। we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. यहाँ कह रहे हैं कि कोई आ नहीं रहा है मदद करने अपने जहाज लेकर। अगर हम जहाज मांग रहे हैं या जो माइंस हटाने के जो उपकरण मांग रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम तो सुपर पावर है, हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश है, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री हमारे पास है, हमको किसी की जरूरत नहीं है। We don't need anybody. उसके बाद ब्रिटेन से कितने बौखलाए हुए थे, इसको जरा सुनिए। ये सनक नहीं है तो क्या है, ये चाहते हैं कि जैसे ये एक तरफा यूनिलिटरल वन मैन शो कि जो मैंने सोच लिया वही करूंगा, मैंने तय किया कि मैं उस देश पर चढ़ाई करूंगा तो मैं वही करूंगा, मैंने तय किया कि क्यूबा से पंगे लूंगा तो वही करूंगा, मैंने तय किया ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहिए तो मैं वही करूंगा, मैंने तय किया कि ईरान पर जहाज भेज देना, ईरान पर लड़ने के लिए वही करूंगा। कोई टीम कोई इस तरह की मीटिंग के पक्ष में नहीं है। जब इन्हें कहा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने, सुनिए पहले, मैं बल्कि चाहता हूं सुनिए। Meet it with the team. You're the prime minister. You can make your own. Why do you have to वापस meet with आते your हैं फिर team to find out whether or not you're going to send some? एक मिनट शुरू करते, सुनिएगा गौर से। Prime Minister of UK, United Kingdom, yesterday told me I'm meeting with my team to make a determination. I said, you don't need to meet it with the team. You're the prime minister. You can make your own. Why do you have to meet with your team to find out whether or not you're going to send some minesweepers to us or to send some boats? Prime ये Minister. चाहिए रहे हैं कि इन्होंने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से जब इस मामले में बात की तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा हूं ताकि कोई फैसला ले सकूं। तो इन्होंने कहा भाई आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपको मीटिंग करने की टीम के साथ क्या जरूरत है, आपको जहाज भेजना है या नहीं भेजना है, या माइन स्वीपर्स भेजना है या नहीं भेजना, इसके लिए टीम की क्या जरूरत है। मतलब ये चाहते हैं कि जैसे इन्होंने खूंटा गाड़ के एकदम कॉर्पोरेट के सीईओ की तरह कर दिया, वैसे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर करें। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने हाथ खड़े कर दिए। वही प्राइम मिनिस्टर है जिनको लेकर ट्रंप ने अभी एक हफ्ते पहले बहुत ही बेहूदी प्रतिक्रिया दी थी, रिएक्शन दिया था, जब उन्होंने अपने कुछ दो जहाज ऑफर किए थे, कहा था जहाज अपने रख लो, हम तो लड़ाई जीत चुके हैं। तो ये ट्रंप साहब अब बौखलाए हुए क्या कर रहे हैं। Now that you've announced that the U.S. has destroyed all of Iran's mine-laying ships, why can't the U.S. just immediately reopen the Strait of Hormuz? Well, we could, but it takes two to tango. We have to get people to take their $1 billion ship and drive it up. If when Pepe has his big sugar ships coming around and they cost $1 billion, and we say, I think it's okay now, Pepe, take your ship. Drive it through the Strait of Hormuz. दरअसल इस वीडियो में ये कह रहे हैं, रिपोर्टर ने उनसे सीधा सीधा पूछा कि आपने घोषणा की है कि अमेरिका ने ईरान के सभी माइंस बिछाने वाले जहाज को उड़ा दिए हैं, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप क्यों नहीं खोल पा रहे। तब वो कहानी बता रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप गुजरता है, सुपर टैंकर जहाज गुजरते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, $2 बिलियन तक के होते हैं, इसलिए कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहिए। भाई साहब, जब आप सुपर पावर हो और आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाने की क्षमता रखते हो, तो उन जो जहाज हैं उनकी चिंता वाजिब है, कार्गो शिप को, कि उनको एक नीचे से कोई स्ट्राइक आएगी, कहीं से मिसाइल गिरेगी, ड्रोन गिरेगा, या समुद्री बारूद बिछाया हुआ कहीं कोई ऐसा होगा, वो जहाज उड़ जाएगा $2 मिलियन का। तो वो क्यों जाना चाहेंगे। आप ठेकेदार हो, आप जिम्मेदार हो, आप इस जंग के जिम्मेदार हो, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहां तक पहुंचाने के जिम्मेदार हो, वहां की स्थिति खराब करने को आपको करना चाहिए। 40 years we're protecting you and you don't want to get involved in something that is very minor. Very few shots going to be taken because they don't have many shots left. But they said we'd rather not
get ये involved. वही दुख है I said, कि "For you mean हमने for 40 साल से नेटो देशों की मदद की, आपकी रक्षा कर रहे हैं, और हम आप इतनी सी छोटी सी चीज में शामिल नहीं हो सके। दुखड़ा रो, एक बार दुखड़ा रोते हैं, गुहार लगाते हैं, फिर कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं, हम तो सुपर पावर हैं। तो भाई एक बार तय कर लो कि आप सुपर पावर हो या आपको किसी से मदद चाहिए। वही जो नेटो देश हैं, यूरोपियन देश हैं, यही कह रहे हैं कि ये तो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। और यूरोपीय देशों का बीते इस 1 साल 1.25 साल में ट्रंप के सेकेंड रिजिम में जितनी फजीहत लीडरशिप को की है, उसका कोई जवाब नहीं है। एकदम कई बार ऐसा लगता है कि जैसे अपने एम्प्लॉय की तरह बिहेव करते हैं किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बयानों में, ट्विटर पर या ट्रूथ पर जो पोस्ट करते हैं। खैर, You know, we get less than 1% of our oil from the Strait, and some countries get much more. Japan gets 95%, China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us with the Strait. You know, we get less than 1% अब of यहाँ our ये भाई oil साहब from क्या the कह रहे हैं Strait. कि हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1% तेल पाते हैं, चीन 90% पाता है, जापान 95% पाता है, साउथ कोरिया 35% पाता है। तो वो सब देश क्यों नहीं आ रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए? भाई साहब, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समुद्री जंग का मैदान बना दिया। अब वहां मामला फंस गया तो आप कह रहे हो कि वो सब क्यों नहीं आ रहे हैं, हमें तो तेल वहां से लेना नहीं है। तो भैया वो सब नहीं आ रहे हैं। चीन को ऐसे ही 90% ईरान से तेल लेता है और चीन को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देशों के लिए भी अगर बात करेगा तो शायद ईरान की तरफ से दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसे है जो ईरान बार बार कह रहा है, दुश्मन देशों के लिए हम यहां से जहाज नहीं गुजरने देंगे। और ये अब इनको चिंता है कि अब कैसे रास्ता खोले। इनकी कोई सुन नहीं रहा है। मोहल्ले के दादा या शहर के दादा को ऐसी बेचारगी हो गई कि इनकी कोई सुन नहीं रहा है। तो अब ये परेशान है कि अब धमका भी रहे हैं, नेटो देशों को भी धमका रहे हैं कि तुम्हारे हम नेटो से एग्जिट कर जाएंगे। इस तरह की भी बातें आ रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अब ये ट्रंप के बदलते बयान, उसके बाद जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक क्या इंटरेस्टिंग है कि वो कैसे किल बॉक्स है, जो शुरू में मैंने कहा उस पर भी अभी ट्रंप के बयान है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, ट्रंप ने 3 मार्च को कहा कि हम जंग जीत चुके, 7 मार्च को कहा कि हमने ईरान को हरा दिया, 9 मार्च को कहा हम ईरान को हराने की जरूरत है, 9 मार्च को कहा जंग पूरी हो चुकी है लगभग, 11 मार्च को कहा कि हमें ईरान को हराना है, वी नीड टू बीट ईरान। 11 मार्च को ही कहा है हम जीत गए और नहीं जीते, दोनों तरह के। 12 मार्च को कहा कि हम जीत गए, फिर 13 मार्च को कहा कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा है कि जीते कि नहीं जीते। और जीते तो वो मिसाइल कौन दाग रहा है, और जीत ही गए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे रोना धोना क्यों मचा रहे हो कि सारे देश आ जाए। उसी तरह से फिर यहां 14 मार्च को कहा ईरान हार गया, फिर उसके बाद नेटो देशों से मांग रहे हैं मदद कि सब लोग आ जाओ भैया, हमें बचाओ, हमारे जहाजों के साथ तुम भी लग लो। तो ये ट्रंप साहब के बयान है, जीते हुए आदमी बार बार करे। अब एक जो खबर मैंने बताई कि ईरान के लिए किल बॉक्स, ईरान ने अमेरिकी नौसेना के लिए परफेक्ट किल बॉक्स तैयार किया है। इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी है, और ये किल बॉक्स में ये कहा गया है कि ईरान एक रिसर्चर के हवाले से ईटी ने छापा है कि 2009 में यूएस नेवल वॉर कॉलेज के कोलिन कार्ल बॉयनटन, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा, ऑपरेशंस टू डिफीट ईरानियन मैरीटाइम ट्रेड इंटरडिक्शन। इसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने कैसे पारंपरिक नौसैनिक शक्ति नहीं बल्कि असीमित रणनीतियों की वजह से ईरान की वहां सुप्रीमेसी, असीमित रणनीतियों मतलब ईरान पहले से वहां मौजूद है, और ईरान जब मौजूद है तो ईरान को उसका फायदा है। ईरान यहां पे सब जगह मौजूद है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये अगर देखें तो लगभग 32-33 किलोमीटर चौड़ा है, एक बार में 2 शिप यहां से गुजर सकता है, यहां सब जगह ईरान काबिज है। और अब सवाल उठता है कि यहां चौड़ा है सब, अब यहां से जहाज इधर से गुजरना है, और यहां इंतजाम ईरान ने कर रखे हैं। तो यही दिक्कत है कि यहां जाकर कैसे गुजरे और यहां से कैसे जहाज निकले, और अमेरिका यहां कैसे ईरान से मुकाबला करे अगर ईरान ने कोई माइंस बिछा रखी है, समुद्री माइंस, या उनके पास कुछ ड्रोन और मिसाइल है यहाँ, और यहाँ ऊंची पहाड़ियां भी है, बहुत ऊंची, बिल्कुल अलग ढंग का टेरेन है, ये यहीं पर फंसा हुआ। तो इसमें रिपोर्ट में यही कहा गया है कि वहां दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना एक संकरी पानी की पट्टी को सुरक्षित करने में हिचकिचा रही है, और इसलिए इसे ये जो नैरो वाटर लेन है, ये एक तरह से अमेरिका के लिए संभावित किल बॉक्स है। ईरान ड्रोन और मिसाइलों जैसी आसान रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहा है, और अमेरिका
यहां पर ईरान को धकेलने के लिए या ईरान को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने दम पर भी आगे नहीं बढ़ रहा है। वो दुनिया के तमाम देशों को आमंत्रित कर रहा है, क्योंकि ये एक तरफा कार्रवाई ईरान के जाल में फंसने का खतरा पैदा करती है। ये ऐसा ईरान ने पहले से सोच रखा होगा, पहले से तैयारी होगी कि वो दिन कभी आएगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस तरह से अमेरिका के साथ उसको जंग लड़नी होगी। और चूंकि एयर डिफेंस ऐसा है नहीं, एयरफोर्स ऐसा है नहीं, नेवी भी उस तरह से अमेरिका के मुकाबले ईरान के पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने दूसरे किस्म की तैयारी कर रखी है यहाँ निपटने के लिए। यही इसमें रिपोर्ट में है कि ईरान ने यहाँ कैसे छक्के छुड़ा रखे हैं। इसमें है कि रणनीतिक तौर पर ऐसा लगता है कि ईरान जानबूझकर यहाँ घेराबंदी करके अमेरिका को उकसाना चाहता है, और उकसाने में अमेरिका ने कोई जल्दबाजी में कदम उठाया तो खतरे भरा काम हो सकता है अमेरिका के लिए। इस तरह से एक लंबी रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारी वजह बताई जा रही है कि किस मील चौड़ा ये यहाँ बड़े युद्धपोत को, अगर बड़ा युद्धपोत है तो यहाँ बहुत चौड़ाई है, यहाँ से 25 गुना 30 गुना, यहाँ उसको घूमना, यू टर्न लेना या दाएं बाएं करना, घुमाओ, ये भी मुश्किल है। और यहाँ ईरान ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर नहीं है। इसमें उनके कहने का ये मतलब है कि असीमित रणनीति है उसके ईरान के पास, और लंबे समय तक उसको इसको बंद भी नहीं रख सकता, लेकिन टेम्पररी तौर पर अमेरिकी मिलिट्री पावर को चुनौती दे सकता है। वो इतना भड़काना चाहता है, भड़का सकता है अमेरिका को, भड़काना चाहता है, यही स्ट्रेटजी है, ताकि युद्धपोत यहां पर आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आए, और उसके बाद उस इलाके में फंसे और असीमित क्षमताओं का फायदा उठाकर ईरान इस युद्धपोत को नुकसान करे, इस लड़ाई में अमेरिका को मुसीबत में डाले। ये इस स्टोरी में कहा गया। दूसरा, अमेरिकी युद्धपोत में 30 घंटे तक आगे खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कि अमेरिका के विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में के एक हिस्से में भयंकर आग लगी, जिससे 600 नाविकों को अपनी जगह बदलनी पड़ी। ये एनवाईटी की रिपोर्ट है। आग लगने की वजह में ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई हमला हुआ, लेकिन पूरे दिन लगी इस आग को बुझाने में। ये युद्धपोत है और ये मिडिल ईस्ट में है, और ईरान की तरफ से कहा गया है कि इस युद्धपोत का नाम लेकर, विमान वाहक युद्धपोत है, इस पर 50 विमान लैंड होते हैं और टेक ऑफ करते हैं। कहा गया था कि अगर हमारे इलाके में हम पर हमला करने की कोशिश करेगा तो हम उसको टारगेट करेंगे। अभी पुष्टि नहीं है कि अगर यहाँ पर आग लगी पूरे दिन, बुझाने में एक दिन लगा, तो उसकी वजह क्या थी,